हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं। नया महीना शुरू हो गया है। जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आ रहे हैं, समय जो है वो बहुत कम होता जा रहा है और अब मई का महीना स्टार्ट हो गया है। तो अपनी आप तैयारी को भी मिशन मोड में बिल्कुल तैयार कर लीजिए, चालू कर दीजिए। बिल्कुल कोई भी लूप होल नहीं रहना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो भैया 7-8 बजे सो के उठना शुरू कर दीजिए, और अगर रात में 8 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 10-11 बजे तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको अपना जो कंफर्ट लेवल है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, हार्डली 1-1.5 महीना बचा हुआ है यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो मिशन मोड में कमर कस लीजिए अपनी तैयारी को, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। संडे को मैंने सोचा है कि जितने भी हफ्ते में जो भी हमारे न्यूज़ आते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसका मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लूंगी। पीवाईक्यू बेस्ड वो सेशन होगा, वो हम संडे को करेंगे। जितने भी हफ्ते भर में न्यूज़ चलती होती है उसको हम पीवाईक्यू के हिसाब से देख लेंगे कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आज जो हमारे चर्चा होने वाली है, बहुत अच्छे खासी न्यूज़ आई हुई है आज। तो कुछ न्यूज़ है जैसे कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवी के नए चीफ बने हैं उनसे रिलेटेड है। 1-2 यूपी में अभी जो साइबर पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है उससे रिलेटेड है। साथ के साथ में एडिटोरियल एनालिसिस बहुत अच्छे आए हुए हैं। इनइक्वालिटी के ऊपर बात की गई है, हेल्थ के ऊपर बात की गई है, तो उसको देखेंगे। और भी बहुत सारे 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल आज का सेशन रहने वाला है। सबसे पहले आज हम अपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को देख लेते हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की चर्चा को इन डिटेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं आज। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे, किसे करेंगे? अभी कल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो रही है इंडिया में, और लोग बड़े डर गए हैं कि भैया कोविड की तो वैक्सीन हमने भी ली थी, तो क्या हमारी भी जीवन की घड़ियाँ बहुत कम बच गई हैं क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एस्ट्राजेनेका ने अभी एक कोर्ट में अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की है, और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो दवाई बनाई थी, जो वैक्सीन बनाई थी, उसके नेगेटिव इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट लोगों के ऊपर हुए हैं। तो देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है। सबसे पहले हाईलाइट देख लेते हैं। तो हाईलाइट क्या है? एस्ट्राजेनेका सबमिशन ओवर कोविड-19 वैक्सीन, नथिंग न्यू सेज डॉक्टर। तो हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन लोग जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं हमेशा। तो यहाँ के जो हमारे इंडियन डॉक्टर हैं उन्होंने बोला है कि ठीक है, एस्ट्राजेनेका ने जो भी बात बोली है कि कोविडशील्ड जो वैक्सीन थी उसकी वजह से साइड इफेक्ट हुए लोगों को, ये बात ठीक है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। जब हम ये वैक्सीन लगा रहे थे लोगों में, तभी से हमको मालूम था कि इसके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं, और ये जो स्टार्टिंग के जो 21 डेज होते हैं उसी में ये विजिबल हो जाते हैं। 21 से लेकर के 45 डेज में लोगों में विजिबल होने लग भी गए थे, लेकिन क्या है, उस समय में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था जो कंपनी थी वैक्सीन बनाने वाली। साथ के साथ लोगों ने उस समय ऐसा सोचा था कि भाई किसी तरीके से कोविड से बचा जाए, बाद की जो बात होगी वो देखी जाएगी। तो ये न्यूज़ है। क्या है न्यूज़, उसको हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, डॉक्टर्स अवेयर ऑफ कोविड वैक्सीन्स रेयर साइड इफेक्ट। तो दोनों न्यूज़ को मर्ज करके हम देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या एस्ट्राजेनेका ने बोला है और क्या होता है इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में, कौन सी बीमारी होती है। एक बीमारी है टीटीएस, इसके बारे में जानेंगे कि कोविड जो वैक्सीन लगी है उसके साइड इफेक्ट की वजह से ये टीटीएस बीमारी हो रही है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। तो हम इस टीटीएस बीमारी को अच्छे से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आपके साइंस में जब भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो जो भी मुद्दे हाईलाइटेड होते हैं या फिर इस तरीके की वैक्सीन, दवाएं, जो भी चीज़ें होती हैं, रोग, डिजीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है? कोर सेक्टर्स स्लिड 5.2% इन मार्च। तो अभी जो है हमारा जो 8 कोर सेक्टर्स है, हमने पहले भी कभी बात की हुई है इसके बारे में, आज फिर हम रिवाइज कर लेंगे। ये जो इकोनॉमी में 8 कोर सेक्टर्स होते हैं उनका अभी ग्रोथ देखा जा रहा है। हर महीने लगभग इनकी रिपोर्ट आती है, तो हर महीने के हिसाब से डाटा देखना तो काम की चीज़ है नहीं, क्योंकि हर महीने डाटा चेंज हो रहा है, तो आप कितना याद रखेंगे, और वो ज़्यादा ऑथेंटिक है भी नहीं अगर आप याद रख रहे हैं। तो एग्जाम के पहले कुछ महीने, 1-2 महीने पहले जो डाटा आता है उसको आप रट सकते हैं और जाकर के अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन बनते हैं कोर सेक्टर से। क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं कि कितने कोर सेक्टर्स हैं इंडिया में, और क्या किनका कितना % योगदान है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेंगे। इकोनॉमी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड आपका ये टॉपिक रहेगा।
अगली हमारी न्यूज़ क्या है, माइक्रोब्स नॉट फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस मोस्ट न्यू मीथेन। तो एक रिसर्च की गई है कहाँ पर, जापान में। तो जापान के साइंटिस्ट ने रिसर्च की, वहाँ पर बताया कि अभी तक हम ऐसा मान के चल रहे थे कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं यानी कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है और उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। लेकिन अभी जो रिसर्च की गई है जापान में, वहाँ पर बात हुई है कि जो फॉसिल फ्यूल रीजन नहीं है, मेन रीजन ये माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, जिनको हिंदी में रोगाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं इनकी वजह से सबसे ज़्यादा मीथेन बन रहा है, ऐसी ये रिपोर्ट आई है। तो देख लेंगे हम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में हम देख लेंगे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन में, और हम देख लेंगे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देख लेंगे हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो मैं जो बात कर रही थी एडिटोरियल की, जहां पर इनइक्वालिटी की बात की गई है, हमने कल परसों इसको डिस्कस किया था, जहां पर बात की गई थी कि इस बार जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है वहां पर कहीं पर यह बात नहीं की जा रही है कि 1% आबादी अरबपति है और बाकी 99% जनता जो है इंडिया में वो गरीबी से जूझ रही है। तो उसी से रिलेटेड ये एक एडिटोरियल आया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है। साथ के साथ मैंने एक और न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें बात की गई थी, हमने बात की थी 39B आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 39B और 39C के बारे में, जो कि जमीन अधिग्रहण से रिलेटेड था। मैंने इसको 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मर्ज करके इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जब इनइक्वालिटी की बात आती है या फिर वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो इन आर्टिकल के बेस चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभी इससे रिलेटेड मामला कोर्ट में भी गया हुआ है, जहां पर कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या ये सही है कि आप किसी भी जमीन को कम्युनिटी की या समुदाय की जमीन मान करके अधिग्रहित कर लें। तो उसके ऊपर एक एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, अच्छे से चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ है, कॉस्ट ऑफ मील्स रोज बाय 71% इन 5 ईयर, सैलरीज बाय जस्ट 37%। तो सभी को मालूम है, कोई बताने वाली नई बात इसमें नहीं है। जैसे इंडियन डॉक्टर्स कह रहे हैं कोविड के बारे में, वैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमें मालूम है महंगाई इतनी बढ़ गई है। इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में बात क्या की गई है कि 71% हो गया है जो हमारी मील है, जो हमारी एक थाली का खर्च है, जिसमें कि बेसिक नीड की जो हमारी डे टू डे कैलोरीज हमको ज़रूरत होती है, रोटी दाल चावल, इसकी, तो वो थाली की कीमत जो है वो 71% बढ़ गई है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी की बात की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 37%, मतलब कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके कंपैरिजन में सैलरी नहीं बढ़ रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है, रिपोर्ट है, आंकड़ों के थ्रू बात है की गई है इसमें। अगली न्यूज़ क्या है, मेक EPI एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये हेल्थ से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, अच्छा एडिटोरियल है। इसमें बेसिक से बात की गई है कि कब ये हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, जब आया था ये प्रोग्राम, एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें बात की जाती है बच्चों के इम्यूनाइजेशन की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, साथ के साथ में अडल्ट के बारे में भी इसमें बात की गई है कि अभी तक मेजरली ये क्या होता है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड। लेकिन इस रिपोर्ट में, इस एडिटोरियल में बात की गई है कि अब वो समय आ गया है जब बड़े जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके भी इम्यूनाइजेशन के बारे में और उनके भी वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की जाए। तो अच्छा एक एडिटोरियल है, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, द नीड फॉर द यूज ऑफ लेबर स्टैटिक्स। तो ये लेबर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ खास इसमें है नहीं। अगली न्यूज़ क्या है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी टेक्स चार्ज एज नेवी चीफ। तो अभी जो है नए जो नेवी चीफ बन गए हैं, कौन, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ है जो कि वनडे एग्जाम से रिलेटेड है, स्पेशली यूपी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो अपने बाकी बचे 57th जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या करने जा रही है, साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रही है। और इस तरीके के अपने आप में ये एक यूनिक पहल है। यूपी में लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल है और उसमें से फिलहाल 18 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर जो साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, और अभी जो बचे हुए रिमेनिंग जो 57 जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर भी साइबर पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो वनडे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कहां पर इस तरीके की पहल हो रही है, तो यूपी में हो रही है।
अगली न्यूज क्या है, सीबीआई चार्जशीट नोट्स मणिपुर गवर्नमेंट डिड नॉट सैंक्शंस चार्ज ऑफ एनमिटी, एनमिटी यानी कि शत्रुता। कहने का मतलब यह है कि सीबीआई के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है। सीबीआई ने जब मणिपुर हिंसा हुई थी तो उस समय जब चार्जशीट फाइल की थी उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि दो समुदायों के बीच में शत्रुता की बात है या हिंसा की बात है। और ये क्यों होता है, सीबीआई आती किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पार्टी जो है बीजेपी ही वहां पर काम कर रही थी मणिपुर में। इस वजह से क्या हुआ कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट फंस ना जाए, इसलिए सीबीआई ने इस तरीके का हलफनामा पेश किया जिसमें उन्होंने केवल और केवल दो महिलाओं के साथ रेप की बातें की और छूटपुट जो है हिंसा से रिलेटेड चार्जशीट को फाइल किया था उस समय पर। उससे रिलेटेड ये एक न्यूज आई हुई है। मामला अभी मुद्दा ये चल रहा है, कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो समय समय पर इससे रिलेटेड नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगली न्यूज क्या है, एससी स्लैम्स आईएमए चीफ फॉर रिमार्क अबाउट कोर्ट क्रिटिसिज्म। यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने जब रामदेव और पतंजलि के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव जी से बोला था कि आपकी अपॉलॉजी से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह जो भी चीजें चल रही थी, उस समय में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ऐसी बात बोल दी थी जिसकी वजह से कोर्ट को अवमानना जैसी स्थिति फील हुई और कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि किस बेसिस पे आपने ये बोला है, क्या हम बाध्य हैं आपके अनुसार काम करने के लिए, ये सारी चीजें हैं। दूसरी न्यूज क्या है, कम क्लीन ऑन टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट एससी टू ईडी। यहाँ पर ये मुद्दा बहुत बड़ा, हमेशा क्वेश्चन मार्क उठता ही रहता है ईडी के ऊपर, कोई नई बात नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बोला है कि आपने केजरीवाल को अरेस्ट तो कर लिया, पहले ये बताइए कि इलेक्शन के पहले ही अरेस्ट क्यों किया। साथ के साथ में ये बात है कि ईडी को बोला गया है कि 365 डेज यानी कि 1 साल के भीतर भीतर उनको क्या कर लेना चाहिए, जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले आते हैं या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का, उसके अकॉर्डिंग जो भी मामले आते हैं तो ईडी को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द खत्म करे, 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर। लेकिन अभी क्या है, केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, इनके खिलाफ कोई साक्ष्य सबूत मिल नहीं रही है ईडी को, और उन्होंने क्या किया हुआ है, उनको अरेस्ट करवाया हुआ है। साथ के साथ जो मनीष सिसोदिया है वो ऑलरेडी जेल में बंद है, लगभग 1 साल हो ही गए उनको, और उनके मामले में भी कुछ बहुत ज्यादा अपडेट निकल के नहीं आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि समय की गंभीरता को समझिए, समय को आप समझिए और इस तरीके की हरकतें ना करिए, इस तरीके की बातें बोली गई है। तो ये तो जनरल अवेयरनेस की चीज़ है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या बात की गई है, सबसे बड़ा कंसर्न हेल्थ से रिलेटेड, जब जान पे बात आती है ना तो भयावह स्थिति हो ही जाती है। कोविड-19 के टाइम पे सबने देखा है कि कितनी कैसी कंडीशन थी, दुनिया मतलब त्राही त्राही कर रही थी जान बचाने के लिए। इतने खौफ में आ गए थे हम कि जो कोई कुछ भी बोले हम वो करने के लिए रेडी थे। कोई कहता था कि नाक में नींबू डाल लो कोविड से बच जाओगे, लोग करने को रेडी हो जाते थे। कोई कहता था गोबर लगा लो, लोग लगाने के लिए रेडी हो जाते थे, क्योंकि जान का उस समय इतना खतरा था। इन सब चीज़ों के बीच में आई क्या, वैक्सीन। जब कोविड वैक्सीन आई तो लोगों को ऐसा लगा कि अब तो जीवन दान मिल गया है, 2-3 डोज क्या 10 डोज भी लगाने पड़े तो हम लगा लेंगे। बहुत सारे लोग डर भी रहे थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोविड जो वैक्सीन है वो लगाई, मैंने भी लगाई, आप लोगों ने भी लगवाई ही होगी। अब बात ये आ रही है कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिन्होंने कोविड शील्ड नामक वैक्सीन बनाई थी, अब ये याद रखिएगा कि एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई थी वो इंडिया में कोविड शील्ड के नाम से बिक रही थी, और इंडिया में उसको कौन बना रहा था, तो सीरम इंस्टीट्यूट है वो इस वैक्सीन को इंडिया में क्या कर रहा था, बना रहा था। तो ठीक है, तो ये जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन बनाई थी एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 की, तो उससे रिलेटेड क्या हुआ, मामला गया कोर्ट में। जब कोर्ट में मामला गया तो स्टार्टिंग फेज में तो एस्ट्राजेनेका ने डिनाई कर दिया कि नहीं हमारी वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस साल फरवरी में क्या है, एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया है ये कि उनके द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। और वो साइड इफेक्ट क्या है, तो वो साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइट्स पेनिया सिंड्रोम। तो ये जो टीटीएस सिंड्रोम है, टीटीएस सिंड्रोम क्या है, ये एक तरीके का ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड सिंड्रोम है। इसका पूरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। याद रखिएगा, थ्रोम्बोसिस विथ साइटोपेनिया सिंड्रोम, ये टीटीएस बीमारी है। और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन आई थी कोविड-19 से रिलेटेड, उसके साइड इफेक्ट के रूप में ये बीमारी देखी जा रही है। तो अभी बात की गई है। अब इसके रिगार्डिंग हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने बोला है कि कोई नई बात नहीं है जो एस्ट्राजेनेका ने
ने एक्सेप्ट की है। जो दवाई का फॉर्मुलेशन होता है तो पीछे कुछ चीज़ें लिखी होती है, इसके इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन थी कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साथ के साथ में ये साइड इफेक्ट जो 21 डेज में ही दिखने स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आई थी कि जब वैक्सीन लगी थी उसके बाद में सर दर्द और फीवर जैसी समस्याएं हुई थी। तो ये जो है इंडियन डॉक्टर्स ने बोला है कि एस्ट्राजेनेका ने कोई बात छुपाई नहीं है, कोई नई बात नहीं है जो हमें नहीं पता थी, साइड इफेक्ट तो थे, और ये जो साइड इफेक्ट थे वो क्या थे, टीटीएस बीमारी। तो अब जो है ये पूरा मुद्दा हाईलाइट हो गया है और साथ के साथ जो टीटीएस बीमारी है वो बहुत हाईलाइट हो गई है। तो आपसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो फिलहाल हमने ये ओवरव्यू जान लिया कि क्या मुद्दा था। अब हम जान लेते हैं टीटीएस बीमारी के बारे में। ये जो है ये 2 आर्टिकल आए हुए हैं जहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ रेयर साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बहुत ज़्यादा ही भयावह कंडीशन है और सभी को हो, ये भी जरूरी नहीं है। जिनकी थोड़ी वीक इम्यूनिटी है उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग त्राही त्राही करने लग जाएं। खैर, अभी जो बात हो रही है, सारा मुद्दा उठ रहा है इस बीमारी को लेकर के। बीमारी का नाम क्या है, टीटीएस, यानी कि थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड है। ब्लड की क्लॉटिंग कहने का मतलब है कि शरीर में खून का थक्का जमने लग जाता है। जैसे कि ये आरबीसीज होती हैं। अब ये आरबीसीज क्या होती है, जब एक नॉर्मल बॉडी होती है तो ये सही सही से अपने फ्लो होते रहते हैं। जैसे जैसे ये फ्लो होते हैं तो क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन भी फ्लो होता रहता है। लेकिन जब इस टीटीएस बीमारी से कोई ग्रसित हो जाता है तो क्या होता है कि ये आरबीसीज जो होती हैं वो जुड़ जुड़ करके क्लॉटिंग बना लेती हैं, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती हैं और अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती हैं। और कई बारी इन क्लॉटिंग की वजह से जो है ब्लॉकेज आ जाती है जगह जगह पे। हमारे जो नसें होती हैं जिनमें ये ब्लड बहता होता है, जो वेल्स होती है, वेसल्स होती है, वहां पर क्या होता है, क्लॉटिंग बनने लग जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है वो टीटीएस बीमारी ब्लड के क्लॉटिंग से रिलेटेड है, खून के थक्का जमने से रिलेटेड है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि इसे वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइपेनिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, VITT। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर टीटीएस पूछा जाए या फिर VITT बोला जाए तो दोनों एक ही चीज है। VITT को क्या कहते हैं, वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। एक घर का नाम है जो पप्पू लप्पू चप्पू होता है वो, और दूसरा एक बाहर का नाम है। ठीक है, तो टीटीएस और VITT दोनों एक ही बीमारी है। थ्रोम्बोसिस तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त प्रवाह को वो क्या कर देता है, बाधित कर देता है, रोक देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी वजह से ये होता है कि रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो गिरने लग जाता है। और जब प्लेटलेट्स गिरने लग जाता है, एक नॉर्मल इंसान में होना चाहिए एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर प्लेटलेट्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम कंडीशन है कि 1 लाख है तो ही व्यक्ति जीवन जीने की संभावना है। जैसे प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे गिरने लगते हैं, डेंगू वगैरह की जब केसेस आते हैं तो प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे गिरने लगते हैं, फिर वो क्या होता है, जान पर खतरा बन जाता है। तो ये जो टीटीएस बीमारी होती है, यहाँ पर भी जब ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है तो उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, बॉडी में जो प्लेटलेट्स है वो कम होने लगते हैं और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से व्यक्ति की जान जाने का खतरा यहाँ पर रहता है। तो ये अभी जो बीमारी आई है टीटीएस, वो इसके बारे में बताता है। और ये हो क्यों रहा है, कोविड-19 वैक्सीन की साइड इफेक्ट के रूप में ये हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब टीटीएस 2 तरीके के होते हैं। पहली बात तो क्या है, टीयर 1 में क्या होता है, दुर्लभ रक्त के थक्के बन जाते हैं मस्तिष्क या आंत में, कभी कभी पैरों में भी बन जाते हैं, फेफड़ों में भी बन जाते हैं, सामान्य रूप से ये जम जाते हैं। कम प्लेटलेट्स की गिनती हो जाती है, देखिए 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से प्लेटलेट्स नीचे गिरने लग जाते हैं। और टीयर 1 के मामले में आमतौर पर अधिक गंभीर और जोखिम होता है, मतलब गंभीरता और अगर जान जाने का खतरा देखा जाए तो टीयर 1 टीटीएस में सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, ये क्या होता है, युवा लोगों में अधिक होता है, यानी कि टीयर 1 की बीमारी जो है, टीयर 1 टीटीएस जो है वो युवाओं में सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो 3-4 फैक्ट है आपसे हो सकता है प्रश्न बन जाए। दूसरा टीयर 2 में क्या है कि सामान्य रक्त के थक्के जैसे पैरों या फेफड़ों में जमते हैं, इसमें भी प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और इसके निदान के लिए एक सकारात्मक एंटी PF4 की जरूरत होती है।
फॉर एलिजा परीक्षण। तो यहाँ पर एक चीज और आपको मिल गई, अगर पूछा जाए कि एलिजा परीक्षण किससे रिलेटेड है तो ये भी टीसीएस बीमारी को ट्रीट करने से ही रिलेटेड है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो 2-3 टर्म्स होंगे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर ये प्रश्न बनेगा तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकते हैं। टीटीएस के लक्षण क्या होते हैं? गंभीर या लगातार सिर दर्द होगा, धुंधली दृष्टि हो जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, सीने में दर्द होगा, इस तरीके की चीजें हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके के कोई सिम्टम्स दिखाई दिए तो व्यक्ति सोचने लगे कि भाई मुझे टीटीएस ही हो गया है और वो पैनिक सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट कर ले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर दर्द होना वही रीज़न होगा कोविड वैक्सीन का, ऐसा नहीं है, बट हो सकता है कि उसके एक साइड इफेक्ट हो ये, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? कोर सेक्टर स्लिड 5.2% इन मार्च। तो अभी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि कोर इंडस्ट्री जो है इंडिया में क्या होती है, इकोनॉमी की जब भी बात की जाती है तो 8 कोर सेक्टर्स हैं जिसकी गणना करके ये बताया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी बोला गया है कि इंडियाज 8 core infrastructure sectors output growth moderated to 5.2% in March from upgraded 7.1% uptick in February और विथ हाई ग्रोथ इन सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन, ठीक है। तो अभी बात क्या की गई है कि जो कोर सेक्टर्स है उसमें ग्रोथ देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर देखी जा रही है? तो सीमेंट वाला एरिया और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला एरिया। मैंने पिछले मंथ भी ये जो न्यूज़ डिस्कस की थी तो पिछले मंथ मैंने ये बताया था कि यही एरियाज हैं सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जहाँ पर कोर सेक्टर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मैंने ये बात की थी। तो ये जो आंकड़े हैं वो हर महीने आते हैं, तो हमारे लिए हमेशा आंकड़े देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जब इससे रिलेटेड बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में? इस टॉपिक में बनता है कि 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन जो है वो मंथली रिपोर्ट जारी करता है और क्या वेटेज है इन सारे कोर सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो हम भी उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, फालतू की न्यूज़ फालतू की चीज़ें डिस्कस करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जो इंडेक्स है क्या है? इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI एक इंडेक्स आती है और ये इंडेक्स के थ्रू ही पता चलता है कि किस महीने में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने कोर इंडस्ट्री क्या होती है इसकी तरफ। तो कोर सेक्टर्स में प्रमुख रूप से 8 उद्योग होते हैं। ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी मैच द फॉलोइंग में 4-5 नाम दे दिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग नहीं, 4-5 ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 8 कोर सेक्टर्स में आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 8 कोर सेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो क्या है? पहले तो कोयला, दूसरा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, इस्पात यानी स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ। कोल, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर सेक्टर्स है और इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं में प्रोडक्शन का क्या रेशियो है, क्या प्रगति है, उसको देख करके ये पता लगाया जाता है कि इंडिया में इकोनॉमी सही तरीके से चल रही है, ग्रोथ है या फिर मंदी की स्थिति चल रही है, ठीक है। कोर सेक्टर्स की विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण संकेतक है, एक तरीके से इंडिकेटर है अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर। कहने का मतलब वही है कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है या फिर मंदी की स्थिति है, डिक्लाइन आ रहा है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। इसका महत्व क्या है? जैसे जैसे हम कोर सेक्टर्स में प्रगति को देखते हैं या कमी को देखते हैं उसके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। मतलब कि देश के समग्र औद्योगिक और आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए इस कोर सेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। साथ के साथ में भविष्य के आर्थिक रुझानों को देखने के लिए भी यहाँ से पता चलता है। मान लीजिए जैसे कि अभी सीमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी क्षेत्र में होगा। तो भविष्य में क्या हो सकता है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए भी इन कोर सेक्टर्स का बहुत ही महत्व है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि ये सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों का ये जो सूचकांक है जो कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है उसमें क्या होता है। तो ये जारी कौन करता है? ये हर महीने आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि आर्थिक सलाहकार जो
है, OEA है, वो ये जारी करता है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT इस तरीके के आंकड़ों को जारी करने में हेल्प करता है। तो ध्यान में रखिएगा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। OEA जो है वो इस तरीके का डाटा हर महीने जारी करता है और उसमें उसकी हेल्प कौन करता है, तो DPIIT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है वो इस तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है इन 8 कोर सेक्टर्स की गणना करने के लिए, ठीक है। इसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग चीजें शामिल हैं, जैसे कोयला में है, कोकिंग कोयले को छोड़ करके जितने भी कोयले उत्पाद होते हैं वो सारे इस इंडस्ट्री में आते हैं। बिजली वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्षेत्र में थर्मल, फिर परमाणु जल स्रोत से बिजली, जितने भी प्रकार से हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सारे इस सेक्टर में आ जाते हैं और उन सभी की तुलना के आधार पर हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। साथ के साथ में कच्चा तेल में हो गया, कुल कच्चे तेल का कितना उत्पादन हो रहा है, वैसे ही सीमेंट, अलग अलग सेक्टर्स में ये सारी चीजें काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या न्यूज़ थी और हमारे लिए कहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो भी 2-3 फैक्ट थे हमारा एग्जाम पास में आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूनिक आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि अभी तक बात ये की जाती थी कि जब भी पॉल्यूशन की बात की जाती थी तो पॉल्यूशन में 2 ही मेन पॉल्यूटेंट हमेशा से बात की जाती है। 2 ही लोग हैं जिनके ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगते हैं कि भैया सारा प्रदूषण तो इन्हीं लोगों ने फैला रखा है। कौन? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कौन? CH4 यानी कि मीथेन। जो इसका रासायनिक सूत्र क्या है मीथेन का, इसको बोला जाता है CH4 यानी कि कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जो 2 मेन पॉल्यूटेंट हैं, मेजर पॉल्यूटेंट हैं, जिनको बोला जाता है कि यही प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलाते हैं। अब इनसे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है। अब ये एडिटोरियल क्यों आया है? क्योंकि जापान में साइंटिस्ट का कुछ ग्रुप है जिन्होंने अभी एक रिसर्च की है और उस रिसर्च में पता चला है कि अभी तक हम ऐसा मान के चलते थे कि जो मीथेन है वो सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है, फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स जब हम धरती के अंदर जा करके ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जैसी चीजें निकालते हैं, तो उस समय में सबसे ज्यादा मीथेन निकलता है, ऐसा अभी तक की थ्योरी चलती थी। लेकिन फिलहाल जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने बताया है कि अभी जो देखा जा रहा है, जो माइक्रोब्स हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उनकी वजह से सबसे ज्यादा मीथेन निकल रहा है। और ये माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? ये माइक्रोब्स पाए जाएंगे आपके धान के खेतों में, ये माइक्रोब्स पाए जाएंगे आपके जो वेटलैंड होती हैं, जो आर्द्र भूमि होती है वहां पर, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और जहां पर बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये एक रिसर्च कहती है। रिसर्च ने बताया है कि पिछले 1990 से 2020 तक आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन 2-3 डेकेड्स में देखा जाएगा कि जो नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है, उसका एक्सप्लोरेशन जो है वो बढ़ा है, यानी कि हम निष्कर्षण की तरफ तेजी से बढ़े हैं। और उसके आधार पर ये हमेशा तुलना लगाई जाती है, गणना की जाती है कि इसकी वजह से मीथेन राइज भी हो रहा है, लेकिन ये हमेशा पूरी तरीके से सही नहीं है और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसमें बात की गई है कि अंटिल द 1990 द कंसंट्रेशन इंक्रीज, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिट देन स्टार्टेड अगेन अराउंड 2007। तो जब 1990 तक ऐसा हो रहा था कि जो फॉसिल फ्यूल के थ्रू या मीथेन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा था, उसके बाद डिक्लाइन होने लग गया था और 2007 के बाद से फिर से उसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। लेकिन जब बात की जाती है वेस्ट और साउथ एंड साउदर्न एशिया की, तो वहां पर ये निकल के आता है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो तो एक इंग्रेडिएंट है ही मीथेन निकालने के लिए, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं उनके द्वारा भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इस तरीके की चीजें निकल रही है। अब जब ये पूरा रिसर्च हुआ वो जापान में हुआ और सैटेलाइट के थ्रू हुआ, तो एक क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि क्या ये डाटा ऑथेंटिक है और क्या इस पर बिलीव करना सही है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू आप ये नहीं बता सकते, एक एक्यूरेट डाटा नहीं क्रिएट कर सकते कि मीथेन का निष्कर्षण जो है इस एरिया से हो रहा है, कितना हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। सैटेलाइट के थ्रू ये एक्यूरेसी लाना मुश्किल है, इसलिए इसमें बात की गई है कि नीड फॉर लोकल डाटा। लोकल डाटा का मतलब है कि जिस एरिया में आपने ये दावा किया हो कि माइक्रोब्स की वजह से चीजें निकल रही हैं, जैसे कि पेडी यानी कि धान के जो खेत होते हैं, साथ के साथ वेटलैंड वगैरह, तो वहां पर जाकर के लोकल एरिया में भी क्या है, अभी फिलहाल रिसर्च करने की जरूरत है। और लोकल एरिया में रिसर्च करके अगर ये चीजें सही साबित होती हैं तब हम मान सकते हैं कि माइक्रोब
वो रीज़न है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल के डेट में मीथेन निकल रहा है। तो ये तो एक एडिटोरियल में बात की गई है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है? वो है पॉल्यूटेंट। तो दो तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है यानी कि प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक। अब इसमें डिफरेंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेट करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या अंतर है? बेसिक अंतर यह है कि वो प्रदूषक जो सीधे तौर पर वायुमंडल का कारण बनते हैं, वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट या फिर प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ के साथ में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो ये सारे जो तत्व हैं जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं? वायुमंडल में प्रदूषण करते हैं, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलाते हैं, उनको बोला जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। साथ के साथ दूसरा टर्म एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। वो कौन होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषकों के परस्पर मिलने से बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि SLO जो SO2 है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या सूत्र होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। H2SO4 में क्या है? एक तो हाइड्रोजन है, साथ के साथ में सल्फर है, और साथ के साथ में ऑक्सीजन के भी उसमें कुछ अणुएं हैं। तो ये 2-3 जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मिला करके जब एक पॉल्यूटेंट बनता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। लेकिन जो रॉ मटेरियल के रूप में पहले से ही वायुमंडल में है और सीधे तौर पर वायुमंडल को प्रदूषण फैलाते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट या फिर प्राथमिक प्रदूषक। तो ये आपको दो बेसिक डिफरेंस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया जिससे कि अम्ल वर्षा होती है, साथ के साथ में कणिका तत्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पैराक्सी एसिटिलीन या नाइट्रेट, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, पेन जिसको बोला जाता है, ये सब कहाँ पर आते हैं? द्वितीयक पॉल्यूटेंट में आते हैं। अब आपका काम ये है, आपको एक बार जाना है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट की एक लिस्ट बना लेनी है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की एक लिस्ट बना लेनी है। क्योंकि आपने अगर PYQ आप देखते हैं मेरे बोलने पे, तो आपने कई बार यहाँ पे क्वेश्चन देखा होगा कि 2-4 नाम दे दिए जाते हैं, इस तरीके के केमिकल जो फॉर्मुलेशन दे दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि कौन प्राइमरी में आता है, कौन सेकेंडरी में आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, अगले एडिटोरियल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके जीएस पेपर 2 में पॉलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। ये जो बात कहाँ पर की जा रही है, 2 टर्म पॉलिटी में मेंशन है, एक तो DPSP, दूसरा फंडामेंटल राइट। हमेशा इनके बीच में जो है देख जाता है कि चर्चा चलती रहती है। इसमें क्या बात की गई है? अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की जाती है जब भी, तो हमेशा ये मुद्दा आता है कि गवर्नमेंट जो है कई बारी इस तरीके से करती है, अमीरी और गरीबी के बीच गैप है उसको ध्यान नहीं देती। साथ के साथ में जब भी ये बात आती है कि किसी कंपनी को ज़मीन अलॉट करनी है, कोई भी संयंत्र लगाना है, कोई भी प्लांट इस्टेब्लिश करना है, तो क्या करती है जनरली गवर्नमेंट? वहाँ से जो ज़मीन होती है लोगों की वो खरीदने लग जाती है या फिर छीन लेती है, और वो उस एरिया में किसी उद्योगपति को दे देती है, क्या करने के लिए? प्लांट लगाने के लिए। ठीक है, कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इसका विरोध भी होता है। जैसे कि हमने कभी कभी न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, वहां पर कुछ प्लांट वगैरह लगाने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है, पर वहां के जो लोकल लोग हैं वो मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से उनके जो एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सेम एज जो नक्सलाइड एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर भी एक बार अडानी जो है वो प्लांट लगाने के लिए गए थे, सारा चीज़ हो गया था, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया था, गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो गई थी, कंपनी के बीच में बातचीत हो गई थी, लेकिन वहाँ पे जो लोकल लोग हैं और साथ के साथ नक्सली हैं, उन्होंने उनको प्लांट लगाने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैटर यही उठ के आता है कि इनकी वजह से, इन उद्योगपतियों की वजह से जो वहाँ की लोकल जनता होती है उनकी ज़मीन छीन जाती है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और किसी एरिया में अगर प्लांट लग जाता है तो फिर वहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उनको ही झेलना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक ये आर्टिकल आया हुआ है। इसमें सबसे पहले बात क्या की गई है
कि दो चीज़ें हमेशा चलती हैं, जो अपोजिशन है साथ के साथ में जो गवर्नमेंट है, हमेशा उनके बीच में एक टसल चलता रहता है इस चीज़ को लेकर के कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, जब उसको विकासात्मक काम करने होते हैं तो वो क्या करती है, ज़मीनों का अधिग्रहण करना शुरू करती है। और ये जो पूरा मामला कहाँ पर आता है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में 2-3 आर्टिकल है। आर्टिकल कौन कौन से हैं, एक तो आर्टिकल है 31A, फिर 31B और 31C। 31C, A, B ये सारे आर्टिकल, साथ के साथ में 39B और 39C, ये कुछ आर्टिकल्स है जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, जमीन अधिग्रहण से संबंधित कुछ रियायतें देते हैं या फिर गवर्नमेंट को कुछ छूट देते हैं कि वो जनता की जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। अब क्या पूरा मुद्दा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रियम्बल में ये चीज़ मेंशन करता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक क्या होनी चाहिए, उसको समानता होनी चाहिए, उसको जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ के साथ में कुछ लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरीके की चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है। साथ के साथ में पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है। और ये सारे मेजर्स क्यों लिए जाते हैं, जनता की जीवन को अधिक सुचारू बनाने के लिए, जनता को और अधिक बेहतर लाइफ कंडीशन देने के लिए। लेकिन इनमें क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, मुद्दे उठते रहते हैं। मुद्दा क्या उठता है, दे प्रोवाइड दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। तो जो आर्टिकल डीपीएसपी है, पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(f) में जो संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, तो पहले हमने क्या कर दिया था, संपत्ति के अधिकार को एक मानवाधिकार बनाया हुआ था। और इसकी वजह से इसके द्वारा क्या होता था, बहुत सारे कोर्ट में मामले जाते थे। हर दिन कोई व्यक्ति अपने मामले लेकर के कोर्ट में पहुंच जाता था कि भाई मेरे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरी जमीन छीन गई है। तो इसकी वजह से कोर्ट पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। साथ के साथ में गवर्नमेंट भी कुछ अपने मेजर्स नहीं ले पा रही थी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से इसको हटा दिया जाए, फंडामेंटल राइट रहेगा ही नहीं तो फिर कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद में इसको कहाँ पर जोड़ दिया गया, 31 आर्टिकल जो है उसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। और यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो कि पहले क्या हुआ करता था, पहले एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, वो हुआ करता था मौलिक अधिकार या फिर मानवाधिकार से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। उसको क्या कर दिया गया, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये तो गवर्नमेंट ने अपना तिकड़म लगाया बचने के लिए इस तरीके की कोर्ट के आए दिन के बर्डन से, साथ के साथ में उनको जमीन अधिग्रहित करने में समस्या हो रही थी, उससे बचने के लिए। लेकिन एक चीज और मेंशन हो गई, कहां पर, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में जब इस तरीके का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया तो फिर इससे रिलेटेड भी मामला गया कोर्ट में कि ये तो सीधे सीधे जाति हो रही है लोगों के साथ में। तो फिर डीपीएसपी लाया गया। डीपीएसपी में क्या किया गया, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जोड़ दिया गया। और ये जो आर्टिकल जोड़े गए इसमें गवर्नमेंट ने फिर से अपने लिए कुछ रियायतें ली, जिसमें बात की गई कि अगर जमीन अधिग्रहित किया जाएगा तो उसको किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट चाहे तो विकासात्मक कार्यों के आधार पर समुदाय की संपत्ति मान करके अच्छे काम करने के लिए किसी की जमीन अधिग्रहित कर सकती है। कंपनसेशन उनको एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म भूमि होगी उन पर देना होगा, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया, डीपीएसपी में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जोड़ दिया। कहां पर, ये पार्ट 4 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मुद्दे टाइम पे उठने लगे। अब जब मुद्दे टाइम पे उठे तो हमने रिसेंटली भी देखा था कि क्या मुद्दा हुआ था। वहां पर मुद्दा ये हुआ था कि कोर्ट ने पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या इस तरीके के आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ही पूरा मुद्दा आया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 आर्टिकल मेंशन है, जैसे कि 31A। 31A कब आया था, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जमीन से ही रिलेटेड ये मामला था। उसमें बोला गया था 31A प्रोवाइडेड दैट लॉ मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ estate etc shall not be void the ground that violated fundamental rights including right of property। तो आर्टिकल 31A में जब अमेंडमेंट किया गया था 31 में और 31A जोड़ा गया था 1951 में, तो वहां पर बात की गई थी कि जो भी एक्विजिशन होगा, जो भी जमीनों का अधिग्रहण होगा, उसको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा और उसके बेस पे गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा पाएगा। उसके बाद फिर 31B आया, वही अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट ही था 1951 का। उसमें क्या बोला गया, मेड लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल इम्यून
फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द ग्राउंड्स वायलेटेड। तो यहाँ पर बात की गई थी, एक 9th शेड्यूल आया था, 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें संशोधित कर दी थी जिसमें बोला गया था कि 9th शेड्यूल में अगर कोई चीज़ डाल दी गई है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि कोर्ट उस पर कोई भी समीक्षा नहीं कर पाएगी। तो उसको ही ये 31B जो अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट था, उसके तहत आर्टिकल 31B के तहत जोड़ दिया गया कि 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें होंगी उनका रिव्यू नहीं होगा, और जो अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण से रिलेटेड मुद्दे थे वो इसी 9th शेड्यूल में डाल दिए गए थे। लेकिन कोर्ट भी बहुत ही क्या है, चालू है। कोर्ट ऐसे तो चाहेगी नहीं कि भैया उनकी शक्तियों का हनन हो जाए या जनता के साथ कुछ गलत हो जाए। तो फिर उसमें टाइम टाइम पे मॉडिफिकेशन हुए, और फिर कोयलू केस आया 2007 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपकी एक तरफा चलेगी, हमारी भी चलेगी, और साथ के साथ में ये बात की कोर्ट ने कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो 9th शेड्यूल में क्यों ना हो, उसकी भी जुडिशियल रिव्यू की जाएगी, यानी कि न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो ये मुद्दा रहा। उसके बाद 31C अमेंडमेंट किया गया, 25th अमेंडमेंट हुआ 1971 का, आर्टिकल 31C जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया, प्रोवाइडेड प्राइमेसी ऑफ DPSP अंडर आर्टिकल 39B और 39C, laws made to fulfill these principles shall not be void to ground of violated fundamental rights। तो ये जो आर्टिकल 39B और 39C की जो मैं बात कर रही थी, ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया आपके 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, ये किया गया 1971 में। याद रखिएगा, इसको कई बार पूछा जाता है ये, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में। तो ये जो 39B और C से रिलेटेड मामला है, जिसमें जमीन अधिग्रहण के लिए बात की गई है, वो कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपके 25th अमेंडमेंट के द्वारा। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने समय समय पर खुद को बचाने के लिए इस तरीके के मेजर्स लिए, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट कहां पर हो रहा है, सीधे सीधे जनता के ऊपर। तो यही एडिटोरियल बात करता है। समय समय पर बहुत सारे केसेस आए, जैसे कि आपका गोलकनाथ केस आया 1967 का, जिसमें DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच इसी तरीके की टसल की बात थी। उसके बाद केशवानंद भारती का केस आया 1973 में। साथ के साथ में इसी तरीके से और भी बहुत सारे केसेस है, जिसमें टाइम टाइम पे DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक अंतर या किसको प्राथमिकता देनी है, इसके बारे में बात की गई। और फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि कुछ भी मामला हो 9th शेड्यूल में रिव्यू हो पाएगा। साथ के साथ में ये चीजें निकल के आई कि DPSP अपनी जगह है, फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह है। इस तरीके के समय समय पर अपने कोर्ट ने अपने तरीके से क्या किया, इन सारी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए अपने हिसाब से क्या किया, डायरेक्ट किया या अपने वर्डिक्ट दिए। ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ऑन अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो 1980 का जब मिनर्वा मिल केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई किसी से ऊपर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, DPSP हो या फिर फंडामेंटल राइट हो, दोनों को एक बैलेंस लेके चलना है। किसके लिए, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो ये मुद्दा आया। अभी ये इशू क्यों निकल के आ रहा है, अभी ये इशू इसलिए निकल के आ रहा है कि अपने पिछले कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, और प्लांट लगाने के लिए, नई नई कंपनियां एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा जमीन अधिग्रहित कर रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक गैप बन रहा है। वो गैप कैसा बन रहा है कि जो अमीर लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनको आसानी से भूमि मिल जा रही है, लैंड जब प्रोवाइड हो जाता है तो वो अपना प्लांट वगैरह एस्टैब्लिश करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तो फायदे में जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब जनता है, जिनकी जमीन गई है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो रेशियो उनका बढ़ रहा है। तो एक जो है पुअर और रिच के बीच में जो ये गैप है वो बढ़ रहा है। तो यही गैप के बारे में ये समय समय पर कंसर्न उठता है और ये मामला कोर्ट में जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है, कब कब हमने क्या क्या मेजर लिए, इनको याद में रखना जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C, साथ के साथ में जो ये आपके गोलकनाथ केस हुआ और साथ केशवानंद भारती केस हुआ या मिनर्वा मिल्स केस हुआ, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार इसको पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब बोला गया है कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। It is not just in India but growing inequality in worldwide problem of liberalized open market economy। तो बात की गई है कि ये समस्या केवल इंडिया की नहीं है कि ये जो पुअर और रिच के बीच का गैप बढ़ रहा है, ये समस्या पूरी वर्ल्ड वाइड है। और क्यों है, क्योंकि हम ओपन मार्केट इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमने मार्केट को बहुत ज़्यादा उदारीकरण की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। इस वजह से हम बहुत रियायतें देते हैं जो उद्योगपति होते हैं या फिर जो इकोनॉमिकल मार्केट है उसको, और उसकी वजह से ये गैप बढ़ रहा
रहा है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, जब वो इस तरीके की मेजर्स लेती है, ज़मीन अधिग्रहित करती है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो एक गरीब परिवार है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी का जो एक कोटेशन है ना कि कोई भी नीति इस तरीके से बननी चाहिए कि वो एक सामान्य व्यक्ति जो ग्राउंड लेवल पे है, सबसे निम्न जो क्षेत्र में जो रहता है व्यक्ति, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, उसको ध्यान में रख करके कोई भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। तो बिल्कुल वही वे फॉरवर्ड यहाँ पर भी दिया गया है कि ठीक है, हमारा ग्रोथ भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ जो पुअर पीपल हैं उनको भी ध्यान में लेकर के चलना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग जो आंकड़े हैं उसके थ्रू इसमें बात की गई है। अगली जो हमारी न्यूज़ क्या है, ये आपके एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले कब आया था, ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 में हेल्थ से रिलेटेड है। ये प्रोग्राम आया कब था, तो सबसे पहले WHO ने 1974 में क्या किया था, ये EPI प्रोग्राम लाई थी। WHO जब 1974 में ये EPI प्रोग्राम लेकर आई थी, तो इसी की तर्ज पे क्या हुआ, इंडिया में भी ये प्रोग्राम आया। तो इंडिया में कब आया, 4 साल बाद, यानी कि 1978 में इंडिया में ये प्रोग्राम आया। ठीक है, और जब ये प्रोग्राम आया तभी से क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ये जो प्रोग्राम EPI आया क्यों था, मेनली फोकस था इसका स्मॉल पॉक्स में। जो स्मॉल पॉक्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय, उसको ध्यान में रखते हुए आया था। जैसे जैसे समय बीता, इम्यूनाइजेशन पर वर्क किया जाने लगा, वैक्सीनेशन पर वर्क किया जाने लगा, ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन फिलहाल अभी क्या हो रहा है, जब ये इंडिया में आया 1978 में, तो उसको EPI बोला जाता था। फिर जो UIP लेकर आई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया लेकर आई। कब लेकर आई, तो ये लेकर आई 1985 में। तो 1985 में जब ये UIP प्रोग्राम आया तो इंडिया ने इसमें और ज़्यादा अच्छे मेजर्स लिए। पहले ये कुछ चुनिंदा बीमारियों के लिए ये पूरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, उसको और बढ़ाया गया और अभी लगभग 115 के आसपास या 125 के आसपास जो है वो डिजीज़ का क्योर किया जाता है इस UIP प्रोग्राम के तहत। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात हुई जब जैसे WHO ने मेजर लिया। लेकिन मुद्दा कहाँ पर आया, मुद्दा ये आया कि स्टार्टिंग में जब ये आया था EPI प्रोग्राम, तो उसके स्टार्टिंग से लेकर के लगभग 50 सालों तक केवल और केवल फोकस कहाँ पर किया गया, बच्चों के ऊपर। सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस किया गया और ऐसा ये चल रहा था, ये मिथ एक तरीके का चल रहा था कि वैक्सीनेशन मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बचपन में ही लग सकता है और बच्चों को ही लग सकता है। लेकिन समय समय पर जैसे चीज़ें बदली वैसे उसके बाद से इंडिया में स्पेशली जो BCG वगैरह के टीके लगने लग गए, साथ के साथ में जो TB से रिलेटेड बीमारी होती है उसके लिए भी अब वैक्सीनेशन की बात होने लगी है। अभी फिलहाल इस समय में सबसे मेजर कंसर्न कैंसर को लेकर के है। जो महिलाओं में कैंसर होता है सर्विक्स का, उससे रिलेटेड एक HPV वैक्सीन है और उसके बारे में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो ये सारा जो आर्टिकल है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर में बात करता है। मेन कंसर्न ये उठाता है कि इंडिया ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं, नो डाउट इम्यूनाइजेशन को लेकर के इंडिया में जो है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है अगर हम 78 से देखें तो। लेकिन अभी ये है कि एडल्ट की तरफ भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, वो भी ठीक है, एडल्ट के वैक्सीनेशन की तरफ, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसमें क्या बात की गई थी, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट रिवील्ड अ कंसर्निंग ट्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन अ डिकेड इन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो इसमें बात की गई है कि अभी 2023 में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि भले ये सारे EPI प्रोग्राम्स इतने चल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन फिर से वो साइकिल रिपीट हो रहा है जहां पर चिल्ड्रन के इम्यूनाइजेशन का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। तो इस पूरे एडिटोरियल के माध्यम से इंडिया को एक तरीके से रियलिटी चेक देने की बात की गई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने जो चिल्ड्रन के लिए जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको तो ध्यान देना ही देना चाहिए, साथ के साथ में जो अडल्ट के लिए भी इम्यूनाइजेशन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अडल्ट में भी इस तरीके की समस्याएं, तरह तरीके की नई नई समस्याएं निकल के आ रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट
जो आर्टिकल था वो ये था। अब हम चल लेते हैं वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अभी जो है नेवी के नए चीफ बने हैं, कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। तो दिनेश के त्रिपाठी जी नेवी के 26 नंबर के चीफ बने हैं। याद रखिएगा, कई बार आपसे नंबर पूछ लिया जाता है, रैंक पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे कौन नेवी चीफ बने हैं, कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। किसका स्थान लिया है इन्होंने? तो इसके पहले जो आर हरि कुमार जी थे, आर हरि कुमार जी अभी रिटायर्ड हो गए हैं, 40 साल सर्विस दी उन्होंने, और आर हरि कुमार जी के रिटायर होने के बाद से दिनेश के त्रिपाठी नेवी के चीफ बने हैं। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जैसे मैंने आगे बताया, कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ पर सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा है? तो यूपी जो है वो अपने सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा है। अपने ही तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो राज्य है वो समझ रहा है साइबर सिक्योरिटी कैसा गंभीर मुद्दा है, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी फिलहाल 18 जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पर ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और जो बचे हुए टोटल 75 में से जो बचे हुए 57 हैं, वहाँ पर अब क्या होने जा रहा है? साइबर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश होने जा रहा है। उसके बाद ये अगली न्यूज़ जो मैंने बताई थी आपको हाईलाइट में कि जो सीबीआई है उसकी चार्जशीट में बहुत सारी कमियां देखी गई हैं। किसके रिगार्डिंग? मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके रिगार्डिंग। तो ये एक न्यूज़ है। साथ के साथ में अभी मैंने ये भी बात की थी स्टार्टिंग में ही कि आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने जो है पतंजलि के खिलाफ, या पतंजलि और बाबा रामदेव के समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें तो बोली थी रामदेव के खिलाफ में, लेकिन एक बात ये भी बोली थी कि इस चीज पर वो क्रॉस चेक जरूर करेगी जो रामदेव ने बातें कही हैं कि जो गवर्नमेंट जो मेडिसिन देती है और जो प्राइवेट संस्थाएं या प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन देते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ में यहाँ पर ये भी एलिगेशन लगाए गए थे रामदेव के द्वारा कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनका एक तरीके का क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, वो वही दवाइयाँ लिखते हैं जिनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनसे प्रॉफिट मिलता होता है, या उनके बीच एक मार्जिन सेट होता है। तो इस तरीके की चीज़ें तो हम जानते ही हैं, जो भी अवेयर हैं लोग वो जानते हैं कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलर लिस्ट बना करके वही दवाइयाँ क्यों देते हैं। उनको मालूम होता है कि ये दवाई उस मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, क्योंकि उनके बीच में कहीं ना कहीं एक साठगांठ होती है। तो इसके ऊपर जांच करने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरीके की जांच करनी चाहिए। उसी को क्या किया था, अपोज किया था आईएमए के चीफ ने। आईएमए के चीफ जो है उन्होंने बोला था कि इस तरीके से लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को, डॉक्टर्स को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आरवी अशोकन जो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ हैं, उन्होंने इस तरीके की बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई क्या हम आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो हमारा मुद्दा है, जो हमें गलत लगेगा बिल्कुल हम उसकी जाँच करवाएंगे। उससे रिलेटेड ये मुद्दा है। अभी क्रिटिसिज्म चल रहा है, आगे देखिए इसमें क्या वर्डिक्ट होती है, उसके बाद फिर से ये न्यूज़ में आएगा। अगली छोटी सी न्यूज़ मैंने पहले ही बताई थी कि कम क्लीन ऑन टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि पहली बात तो ये पीएमएलए एक्ट के थ्रू जो भी आपने एलिगेशंस लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर, साक्ष्य कहाँ है, सबूत कहाँ है? कोई भी ऐसा सबूत मिल ही नहीं रहा है जहां पर ये बताया गया हो, यहाँ जहां पर लिंक हो रहा हो कि केजरीवाल इसमें अक्यूज्ड हैं। दूसरी बात यह है कि पीएमएलए एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 45 वगैरह के तहत क्या होता है, जो भी अरेस्ट करने से रिलेटेड मामले होते हैं कि किसी व्यक्ति को बेल दी जानी है या बेल नहीं दी जानी है। तो पीएमएलए एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शन में जो भी प्रोविजंस हैं बेल देने के रिगार्डिंग, उसमें भी जो केजरीवाल से संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ईडी ने अभी उनको अरेस्ट करने के लिए बार बार वो टाइम कोर्ट से मांगती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि समय की नज़ाकत को समझिए, जरा इस मामले को जल्दी से सुलटाने की कोशिश करिए। और उन्होंने 365 डेज बोला है कि 365 डेज के अंदर अंदर ये सारा मामला क्या हो जाना चाहिए, सेटल डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, काफ़ी यूजफुल आज का सेशन था। हमने बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो हमारे नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।